डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, त्वचा का जो अधिचर्म भाग है उसका अगला पॉइंट या अगला स्तर। उसमें हमने पहले इसके बारे में अंकुरण स्तर के बारे में पढ़ा था। अब इसका दूसरा स्तर आता है सूल स्तर। या स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जैसे देखो इसका नाम जैसे है सूल स्तर। सूल का मतलब जानते हो, ये जैसे कांटे होते हैं, कांटों की तरह है। इसमें क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के अंदर अंतर्बंधन से जुड़ी हुई रहती है। इसके कुछ उभार होते हैं कोशिकाओं में, और ये उभार एक दूसरी कोशिकाओं की भित्ति में घुसे हुए रहते हैं, कोशिका की झिल्ली में, सॉरी, उसके अंदर घुसे हुए रहेंगे और घुस करके और अंतर्बंधन बनाते हैं, जिसके कारण अधिचर्म क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो शाखान्वित होती हैं। कोशिकाएं शाखान्वित यानी बहुत सारी शाखाएं होती हैं इसमें। शाखान्वित व बहुकोणीय। बहुकोणीय का मतलब बहुत सारे कोने होते हैं इसमें, बहुत सारे किनारे पाए जाते हैं इसकी कोशिका के अंदर। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, इंटरडिजिटेशन पाया जाता है। इंटरडिजिटेशन या अंतर्बंधन या अंतर्गुणन कह सकते हैं हम इसको, अंतर्गुणन, जिसके कारण ये क्या होती है, कोशिकाएं इनके उभार है वो दूसरी कोशिकाओं में घुस करके इसको क्या करते हैं, अधिचर्म को कठोर बनाते हैं। तो इंटरडिजिटेशन के कारण ये क्या करती हैं, अधिचर्म को कठोर बनाते हैं। ये जो स्तर है, ये इसकी कोशिकाएं अधिचर्म को कठोर बनाती है। ये स्तर 6 से 7 लेयर का बना होता है। इसमें कितने स्तर होते हैं, 6 से 7 स्तर होते हैं। और इनकी कोशिकाओं के, इनकी जो सेल्स हैं, इनके ऊपरी भाग में ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में, यानी ग्लाइकोजन का क्या होता है, जमाव होता है। ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूल स्तर। अगला स्तर पाया जाता है आपका अधिचर्म में कर्णी स्तर या स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। नाम देखिए, कणी स्तर। कणी मतलब इसमें क्या होता है, कण पाए जाते हैं। और ये कण किसके होते हैं, कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के इसमें कण पाए जाते हैं। और ये 5 से 6 स्तरों की बनी होती हैं। तो ये जो लेयर है वो 5 से 6 स्तरों की बनी होती है। और इसके अंदर कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन उपस्थित होता है इसमें, कौन से स्तर में, कणी स्तर के अंदर। ठीक है, अब अपना अगला स्तर अधिचर्म का स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसीडियम।
स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ठीक है, तो ये स्तर जो है ये 3 से 4 परतों का बना होता है। 3 से 4 परत होती है इसमें, और इसके कोशिका द्रव्य में किसका निर्माण होता है? एलिडीन प्रोटीन। एलिडीन प्रोटीन पाया जाता है इसके कोशिका द्रव्य में एलिडीन प्रोटीन होता है, जो किससे बनता है? जो कीरेटोहाइलिन, ये जो कीरेटोहाइलिन होता है कणी स्तर में, ये कीरेटोहाइलिन अपघटित होकर क्या बनाता है? एलिडीन बनाता है, कि अपघटन से बनता है। ठीक है, कीरेटोहाइलिन के अपघटन से बनेगा। और ये जो स्तर है ये अवरोधक स्तर होता है। अवरोधक स्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल और ऊष्मा के लिए अवरोधी होता है। जल व ऊष्मा रोधी स्तर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रेटम ल्यूसिडियम या स्वच्छ स्तर। ठीक है, तो इसमें 3 स्तरों के बारे में हमने पढ़ा, स्थूल स्तर, कणी स्तर और स्वच्छ स्तर। और इसके पहले हमने पढ़ा था अंकुरण स्तर। तो ये कुल मिलाकर के 4 स्तर हो गए अधिचर्म के। और अब आता है अधिचर्म का 5वां स्तर, जिसे कहते हैं किरण स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये जो स्तर है ये सबसे बाहर पाया जाता है, सबसे बाहर स्थित होता है। तो सबसे बाहरी मृत व चपटी, इसकी जो कोशिकाएं हैं, सबसे बाहरी स्तर है ये मृत व चपटी केंद्रक रहित कोशिकाओं से बना होता है। केंद्रक रहित सेल से ये बना होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो केंद्रक रहित होती हैं, मृत होती है और चपटी होती है। ये स्तर जो है वो 8 से 10 स्तर या परतों का बना होता है। इसमें 8 से 10 स्तर होते हैं। और ये जो स्वच्छ स्तर का एलिडीन प्रोटीन है, ये एलिडीन प्रोटीन सूख जाता है। और एलिडीन प्रोटीन के सूखने से इसमें किसका निर्माण होता है? एलिडीन प्रोटीन सूखकर ये इन कोशिकाओं में एलिडीन प्रोटीन सूखकर किसका निर्माण करता है? किरेटिन का निर्माण करता है। तो इसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और कठोर होती हैं। और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो झड़ती रहती है। ये जीवन पर्यंत है, इसका झड़ना या उतरना है वो लगातार जारी रहता है। एक देखो, इसमें जो किरेटिन बनता है, इस किरेटिन के निर्माण की प्रक्रिया जो है, किरेटिन के निर्माण को क्या कहते हैं? किरेटिनीकरण या श्रृंगीभवन, किरेटिनाइजेशन या श्रृंगीभवन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये किरेटिनीकरण किसे कहते हैं? एलिडीन के सूखने से किरेटिन का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? किरेटिनीकरण या किरेटिनाइजेशन या श्रृंगीभवन कहा जाता है। इसकी जो बाहरी परत है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसकी बाहरी परत
लगातार झड़ती रहती है। बाहरी परत निरंतर झड़ती रहती है। निरंतर झड़ती रहती है। अब निरंतर झड़ती रहती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? त्वक पतन। यानी इसमें क्या होता है, हमारी त्वचा का पतन होता है, या इसे कहते हैं निर्मोचन। त्वक पतन या निर्मोचन। त्वक पतन या निर्मोचन। और ये क्या करती है? हमारी त्वचा की सफाई करने का भी काम करती है। अब ये त्वक पचन और निर्मोचन के कारण, त्वक पतन और निर्मोचन है, इसके कारण क्या होता है? त्वचा की सफाई होती है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो स्तर है वो त्वचा की सफाई करने का भी काम करता है। कौन सा स्तर? किरण स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये जो है 5 स्तर वो हमने पढ़े अपने अधिचर्म भाग के। अब दूसरा भाग आता है अपना चर्म या डर्मिस। चर्म या डर्मिस के बारे में हमने कुछ बातें पिछले वीडियो में देखी थी। अब पढ़ते हैं हम इसके स्तर के बारे में। देखो कौन कौन सी बातें देखी थी। एक तो इसमें आंतरिक स्तर, ये कौन सा स्तर होता है? बाह्य स्तर तो कौन सा है? बाह्य स्तर कौन सा होता है इसका? डर्मिस, त्वचा का, ये आंतरिक स्तर होता है। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मीसोडर्म से। और ये एपिडर्मिस की तुलना में, एपिडर्मिस या अधिचर्म की तुलना में या इससे 2 से 3 गुना मोटी होती है। 2 से 3 गुना मोटी होती है। किसकी तुलना में? अधिचर्म की तुलना में। और इसके अंदर हमने पढ़ा था कोलेजन है, इलास्टिन तंतु है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, रक्तवाहिनियां आदि पाई जाती है इसके अंदर। इसके 2 स्तर होते हैं वैसे, एक तो होता है पेपिलरी स्तर और एक होता है जालिका स्तर। इस भाग में 2 स्तर पाए जाते हैं। एक तो होता है पेपिलरी स्तर और दूसरा स्तर होता है जालिका स्तर। तो इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, पेपिलरी और जालिका स्तर। इसका जो पेपिलरी स्तर होता है इसमें तंतु पाए जाते हैं, फाइबर्स। एक तो कोमल कोलेजन और इलास्टिन तंतु इसमें पाए जाते हैं। इससे कोमल कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतु से निर्मित इसमें पतला स्तर होता है। और कुछ रसांकुर समान प्रवर्ध होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? ये जो अधिचर्म है, अधिचर्म की ये जो रेटेपेग्स है, ये रेटेपेग्स इन्हीं में धसे होते हैं, इन्हीं भाग में। ठीक है, तो इस स्तर में क्या क्या होते हैं? कोमल कोलेजन तंतु, व इलास्टिन तंतु। ये इसकी लचीलापन बनाए रखते हैं। हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि ये इसमें क्या करते हैं? लचीलापन बनाए रखते हैं। इनका पतला स्तर होता है। ठीक है, फिर इसमें रसांकुर समान, रसांकुर जैसे हम आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आंत्र जो होती है, आंत्र में अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। आंत्र की आंतरिक संरचना में आप देखते हो तो इसमें आंतरिक भित्ति में तो अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? रसांकुर कहा जाता है। तो उसी प्रकार के प्रवर्ध है वो इसमें पाए जाते हैं। तो रसांकुर समान प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, प्रवर्ध उपस्थित होते हैं इसी भाग पर। ये जो पेपिलरी स्तर है उसी भाग पर इस त्वचा का जो अधिचर्म भाग है वो टिका रहता है।
इसी भाग पर अधिचर्म टिकी रहती है। ठीक है। अब दूसरा स्तर आता है आपका जालिका स्तर। जालिका स्तर के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा इसकी तुलना में मोटा स्तर होता है। ये पतला स्तर है, देखिए हमने ये देखा, ये पतला स्तर होता है और ये थोड़ा मोटा स्तर है। इसमें मोटे तंतु पाए जाते हैं और ये मोटे तंतु दूर दूर स्थित होते हैं, दूर दूर फैले रहते हैं, दूर दूर फैले रहते हैं। अब इन तंतुओं के अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है, त्वक ग्रंथियां। त्वचीय ग्रंथियां जो है वो रोम पुटिकाएं, जिनमें से रोम निकलते हैं, त्वक संवेदांग जो स्पर्श संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और इसमें होता है वसीय स्तर। तो ये भाग इसके जालिका स्तर में पाया जाता है, किसके, चर्म भाग के जालिका स्तर में पाया जाता है। एक त्वचा के बारे में देखें तो त्वचा के नीचे जो है वो वसा का जो स्तर होता है, वसीय उत्तक जो पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे इसी भाग में क्या पाया जाता है, वसीय उत्तक होते हैं। और ये वसीय उत्तक क्या करते हैं, वसीय उत्तक होते हैं जो त्वचा को क्या करते हैं, तापरोधी बनाते हैं। तापरोधी बनाते हैं और इसके अलावा क्या करेंगे, शरीर को सुडौल बनाता है। जो वसीय स्तर होता है ना, ये क्या करेगा, शरीर को सुडौल बनाता है। ठीक है, तो ये आपका चर्म स्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, त्वचा के व्युत्पन्न। अपना अगला टॉपिक जो है वो है त्वचा के व्युत्पन्न। डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, त्वचा के व्युत्पन्न। अब देखिए त्वचा के व्युत्पन्न में कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें रोम पाए जाते हैं और त्वक ग्रंथियां होती हैं और संवेदान होते हैं और पेशियां, इरेक्टर पिलाई पेशियां होती हैं। तो ये भाग है वो त्वचा के व्युत्पन्न के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना पहला भाग, रोम या हेयर। तो रोम जैसे आप जानते ही हो, बाल जो होते हैं ये निकले रहते हैं हमारी त्वचा से, त्वचा के भाग से। तो इनकी उत्पत्ति जो है रोम की, वो कहाँ से होती है, एक्टोडर्म से होती है। एक्टोडर्म से इसका विकास होता है और एक्टोडर्म से ही हमारी अधिचर्म का विकास होता है। एक चीज और, रोमों का जो अध्ययन है, द स्टडी ऑफ हेयर, हेयर एंड हेयर स्कैल्प जो होते हैं, तो रोमों का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्राइकोलॉजी कहलाता है। रोमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। तो त्वचा के अंदर ये व्युत्पन्न के रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रोम भाग। रोम की उत्पत्ति किससे आती है, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से होती है। और रोमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्राइकोलॉजी कहते हैं। आपका जो ये रोम भाग है, रोम भाग के अंदर बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। इसमें रोम पुटक,
रोम अंकुरक, रोम मूल और रोम कांड, ये 4 भाग है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। कौन से भाग के अंदर? जो ये ना रोम, इसके अंदर पाया जाता है। और सॉरी, इसमें एक इरेक्टर पिलाई पेशियां भी होती है। वो इरेक्टर पिलाई पेशियां क्या काम करती हैं? रोमों को गति करवाने का काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें रोम के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। इसमें सबसे पहले आता है रोम पुटक, या इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। रोम पुटक या हेयर फॉलिकल। इसका दूसरा भाग है रोम अंकुरक, या इसको बोलते हैं हेयर पेपिला। तीसरा भाग है इसका रोम मूल, हेयर रूट। इसका चौथा भाग है रोम कांड, या इसको बोलते हैं हेयर साफ्ट। और पांचवा भाग होता है इसका एरेक्टर पिलाई पेशियां। ठीक है, एरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं ये। ठीक है, मसल्स, ये भाग होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो ये 5 भाग है इसके। हेयर फॉलिकल या रोम पुटक, अंकुरक, रोम अंकुरक, या हेयर पेपिला, रोम मूल, हेयर रूट, रोम कांड या हेयर साफ्ट, और इरेक्टर पिलाई पेशियां, इरेक्टर पिलाई मसल्स। तो ये 5 भाग रोमों के अंदर, रोम के अंदर हम पढ़ेंगे, रोम की संरचना के अंदर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम रोम का ये डायग्राम देखें तो इसमें देखिए जो त्वचा है, कुछ ये त्वचा के चर्म भाग में भी हम डायग्राम में देख लेते हैं। चर्म भाग का जब हमने अध्ययन किया था तो इसमें ऊपरी जो भाग होता है ये पेपिलरी स्तर होता है ये, और इसमें ये जो भार पाए जाते हैं पेपिलर स्तर के अंदर, और सूक्ष्म तंतु होते हैं, छोटे मोटे कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये रसांकुर समान प्रवर्ध है जो इसके अधिचर्म भाग में घुसे रहते हैं, और अधिचर्म के जो प्रवर्ध है वो चर्म भाग। तो अधिचर्म इसी भाग पे टिकी हुई होती है, किस पे? पेपिलरी स्तर पे। दूसरा स्तर होता है इसका जालिका स्तर, ये नीचे की ओर पाया जाता है। इसमें त्वक ग्रंथियां, जैसे ये ग्रंथि हैं तेलीय ग्रंथि या सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्रंथि। ठीक है, ये रोम पुटक के पास में पाई जाती है सीबेशियस ग्रंथियां, और दूसरी ग्रंथियां ये स्वेद ग्रंथियां, इससे स्वेट ग्लैंड्स, जिससे पसीने का स्त्रावण होता है। ठीक है, तो ये सीबेशियस ग्रंथियां और ये श्वेत ग्रंथियां, और ये इसके सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग या त्वक संवेदांग जिनको कहते हैं, जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। और इनके नीचे वसा का स्तर पाया जाता है इस चर्म भाग के नीचे, और ये यहाँ से आपका हेयर या रोम जो है वो निकलता है। ठीक है, तो रोम की यदि संरचना में हम देखें तो ये रोम की संरचना है। इस रोम की संरचना में देखिए, इसमें 5 भाग होते हैं जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। सबसे पहले रोम पुटक या हेयर फॉलिकल, ये जो भाग होता है ये वाला, और ये किससे निर्मित होता है? ये भाग कौन सा है? आप देख सकते हो, ये भाग जो हमने अधिचर्म वाले भाग में पढ़ा था, अंकुरक भाग, अंकुरण स्तर। कौन सा स्तर? अंकुरण स्तर। ठीक है, जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है, इसी से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? ये रोम पुटक का या हेयर फॉलिकल।
ठीक है। तो रोम पुटक का निर्माण जो होता है ना, ये भाग है, ये रोम पुटक है, इसके रोम के चारों ओर पाया जाता है। तो ये इसका निर्माण है वो अधिचर्म का जो अंकुरण स्तर है वही करता है। तो ये हो गया आपका हेयर फॉलिकल, ये भाग। इसके अंदर रोम पाए जाते हैं। तो रोम के अंदर दूसरा भाग हमने देखा था रोम अंकुरक या हेयर पेपिला। ये देखो रोम पेपिला, ये भाग रहा, ये यहाँ पर ये कोशिकाओं का गुच्छा होता है जहाँ से रक्त वाहिनियाँ निकलती हैं। ये रक्त वाहिनियाँ यहाँ से रक्त लेकर के आती हैं और इसी से रोम का निर्माण होता है। रोम को पोषण प्राप्त होता है इन्हीं रक्त वाहिनियों के द्वारा। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा भाग है? रोम पेपिला। और रोम पेपिला के चारों ओर ये जो बल्ब नुमा, ये जो फूला हुआ जो भाग होता है, इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? हेयर रूट या रोम मूल कहा जाता है। तो ये रोम पुटक ये है, ये रोम मूल वाला भाग है, ये रोम पेपिला है। एक आपका भाग आता है रोम कांड, जो अधिचर्म से भी बाहर निकला हुआ रहता है, त्वचा से जो बाहर निकला हुआ भाग है उसको कहते हैं हेयर साफ्ट या रोम कांड। ये ऊपर का भाग क्या कहलाता है? रोम कांड कहलाता है। और इसका जो त्वचा में घुसा हुआ जो भाग है रोम का, उसमें अंकुरण स्तर से लेकर के ये जो हेयर फॉलिकल है, ये यहाँ पे पुटक से निकल करके ये अधिचर्म की ओर जाती है। ये इसकी पेशियाँ, इन पेशियों को क्या कहते हैं? इरेक्टर पिलाई पेशियाँ। ये जो पेशी है आपको दिखाई दे रही है, ये पेशी क्या कहलाती है? इरेक्टर पिलाई पेशी कहलाती है। और ये जो पेशी है वो रोम को गति करवाने में सहायता करती है। ठीक है। तो ये चित्र के द्वारा हमने रोम की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया। तो आइए हम रोम के बारे में और देखते हैं इससे आगे, इसके भागों के बारे में। तो सबसे पहला भाग इसमें देखते हैं हम, ये देखिए कौन सा? हेयर फॉलिकल या रोम पुटक। सबसे पहला भाग आता है इसका रोम का, रोम पुटक या हेयर फॉलिकल। इसका निर्माण किससे होता है? ये जो अंकुरण स्तर होता है अधिचर्म का, इस अंकुरण स्तर के चरम में धंसने के कारण ही इस रोम पुटक का निर्माण होता है। ठीक है। तो निर्माण किससे होगा? ये किससे बनता है? अंकुरण स्तर के चरम में धंसने से ये स्तर बनता है। कौन सा स्तर? रोम पुटक। ठीक है। ये अंकुरण स्तर जो है वो चरम में धंस करके रोम पुटक का निर्माण करता है। ठीक है। ये नलिकाकार संरचना है एक, ठीक है, जिसमें रोम बनता है। ये नलिकाकार संरचना जिसमें क्या बनते हैं? रोम बनते हैं। एक हेयर फॉलिकल में एक ही रोम बनता है। देखिए जैसे ये आपको नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, ये नलिकाकार जो संरचना है ये क्या कहलाती है? रोम पुटक या हेयर फॉलिकल। ये नली समान संरचना जो है वो अंकुरण स्तर के इसमें त्वचा में धंसने के कारण बनता है। तो ये अंकुरण स्तर में चरम के धंसने से बनता है और नलिकाकार संरचना है जो जिसमें क्या होता है? रोम का निर्माण होता है। इसका दूसरा भाग है रोम अंकुरक। क्या कौन सा भाग है? रोम अंकुरक या हेयर पेपिला। ये इसका दूसरा भाग है, रोम अंकुरक या हेयर पेपिला। ये जो भाग है ये कहाँ होता है? ये आधार भाग में होता है। जो पुटक है रोम पुटक के आधार भाग में स्थित एक गड्ढेनुमा संरचना होती है जिसमें
ये देखिए, जैसे पहले बताया था मैंने आपको, ये रोम पुटक है और इस रोम पुटक का ये आधार भाग है, और इस आधार भाग में ये जो आपको गड्ढे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इस गड्ढे नुमा संरचना में ये जो कोशिकाओं का जो गुच्छ पाया जाता है, ये गुच्छ ही क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, ये रोम पेपिला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, पुटक के आधार पर गड्ढे नुमा संरचना में लगी रक्त कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है वो क्या कहलाता है, रोम अंकुरक या हेयर पेपिला कहलाता है। अगला इसका भाग तीसरा, रोम मूल या हेयर रूट। ये जो भाग है ये कहाँ पाया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, पुटक के आधार भाग में होता है और अंकुरक के ठीक ऊपर। इसमें देखिए चित्र में भी दिखाया था मैंने आपको, ये जो पुटक है इसके आधार में, और ये जो अंकुरक भाग है इसके ठीक ऊपर, ये देखो आपको फूली हुई संरचना दिखाई देगी। ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है आपको, ये फूली हुई संरचना क्या है, रोम मूल है। ये ऊपर तक का जो भाग है, ये फूला हुआ भाग, ये क्या कहलाता है, रोम मूल या हेयर रूट कहलाता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, पुटक के आधार भाग में, अंकुरक के ठीक ऊपर निर्मित कंद या गांठ नुमा संरचना। कंद या गांठ नुमा जो संरचना है इसको क्या कहते हैं, हेयर रूट या रोम मूल कहा जाता है। और ये क्षेत्र है वो रोम का वृद्धि क्षेत्र है, यानी इसी भाग से किसकी वृद्धि होती है, रोम की वृद्धि होती है। इसके बाद रोम कांड वाला भाग आता है, चौथा पार्ट है इसका रोम का। तो ये जो रोम कांड है, ये त्वचा से, रोम का वह भाग जो त्वचा से बाहर निकला रहता है क्या कहलाता है, रोम कांड। और ये भाग केराटिन युक्त होता है और निर्जीव भाग है जो त्वचा से बाहर निकला रहता है। इस भाग में 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी स्तर इसकी होती है क्यूटिकल। देखो चित्र के द्वारा हम देखते हैं, ये सबसे बाहर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्यूटिकल कहलाता है, और ये सल्की होता है। इसकी जो ये सल्क जो है वो ढके हुए रहते हैं इसको, इसकी बाहरी परत को। तो ये सल्की कोशिकाओं का बना हुआ होता है क्यूटिकल भाग। ये इसके अंदर वाला जो भाग है दूसरा भाग, इस भाग को हम कहते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट। इस भाग के अंदर वर्ण की कणिकाएं पाई जाती है जो इसको रंग प्रदान करने का काम करती है बालों को। और सबसे भीतरी भाग है इसका मेडुला। ये छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ जो भाग होता है, सबसे भीतरी भाग, और ये रोम जो है उसका अक्ष बनाने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इस प्रकार हमने रोम कांड को 3 भागों में बांटा, क्यूटिकल या उपत्वचा जिसको बोलते हैं, दूसरा वल्कुट या कॉर्टेक्स, और तीसरा मेडुला या मध्यांश। मेडुला भाग जो है वो सबसे बाहरी भाग है और इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, सल्की होती है और परस्पर आच्छादित रहती है, एक दूसरे को कवर किए हुए रहती है। दूसरा भाग है वल्कुट या कॉर्टेक्स। ये क्यूटिकल के भीतर का भाग होता है, बहुस्तरीय आवरण होता है, वर्णक कणिकाएं होती हैं इसमें,
जो रोम को क्या करती है, रंग प्रदान करती है। इन वर्ण कणिकाओं के नष्ट हो जाने पर इसके स्थान पर क्या भर जाती है, हवा। और हवा भरने से बाल कैसे दिखाई देते हैं, सफेद, क्योंकि ये हवा क्या करती है, प्रकाश का परावर्तन कर देती है और जिसके कारण इसका रंग जो है सफेद दिखाई देता है बालों का। तीसरा जो भाग है मेडुला, ये सबसे अंदर का रोम अक्ष बनाने वाला भाग है, सबसे भीतरी भाग है। ये छोटी व चपटी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इस प्रकार ये रोम कांड को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। इन स्तरों के अलावा यदि हम देखें तो इनके बाहर 2 स्तर और होते हैं रोम पुटक के भीतर, जिसमें रोम पुटक के भीतर की ओर देखें, रोम पुटक के भीतर 2 स्तर होते हैं। ठीक है। जो ये जो बालों के जो हमने स्तर देखे हैं, 3 स्तर, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, इनके बाहर की ओर पाए जाते हैं ये। इसमें बाहरी स्तर जो होता है उसे कहते हैं हेनले का स्तर। ये हेनले नामक वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया इसको, हेनले का स्तर। और इसमें अंदर का जो स्तर है उसे कहते हैं हक्सले, हक्सले का स्तर। यह हक्सले नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम दिया गया है। तो 2 स्तर होते हैं रोम पुटक के भीतरी भाग में। इन दोनों भागों के बीच में क्या होते हैं, तंत्रिका तंतु होते हैं। दोनों के बीच तंत्रिका तंतु जो है उनका जाल पाया जाता है। दोनों के बीच तंत्रिका तंतुओं का जाल होता है। ये केवल उसी भाग में पाए जाते हैं जो रोम का जो भाग चर्म में धंसा हुआ रहता है, यानी त्वचा के अंदर पाया जाता है। त्वचा के बाहर वाले भाग के अंदर ये स्तर नहीं पाए जाते हैं। तो ये 2 स्तर रोम पुटक के भीतर स्थित होते हैं। अब इसके बाद में इसका 5वां स्तर आता है इरेक्टर पिलाई पेशियां। रोम का 5वां भाग इरेक्टर पिलाई पेशियां। ये एक प्रकार से अरेखित और अनैच्छिक पेशियां होती है जो अधिचर्म व रोम पुटिका के बीच में पाई जाती है। ये मध्य में स्थित होती है। ये अधिचर्म व रोम पुटिका के मध्य स्थित होती है। और ये कैसी होती है, अरेखित या अनैच्छिक। इन पेशियों के बारे में पढ़ चुके हैं हम, रेखित या ऐच्छिक, अरेखित या अनैच्छिक और हृदय पेशियां। ये तीनों प्रकार की पेशियां हमने 11वीं क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये किस प्रकार की होती है, अरेखित मतलब इसमें रेखाएं हैं, जो पट्टियां हैं जो रेखित पेशियों में पाई जाती है वो पट्टियां इसमें नहीं पाई जाती है। और अनैच्छिक यानी ये है वो हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करती है। तो ये पेशियां अनैच्छिक प्रकार की होती है जो रोम को क्या करवाती है, गति करवाती है। ये क्या करवाती है, रोम को गति कराती है। ठीक है, ये क्या करवाएगी, रोम को गति करवाती है। इसके प्रभाव से इन पेशियों में जब संकुचन होता है तो इनके प्रभाव से क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बालों में गति होती है जिसके कारण क्या हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये स्थिति कब आती है, जब कोई भय
ये स्थिति भय या ठंड के कारण आती है। भय या ठंड के कारण, ठीक है। जब कोई भी रोमांचित स्थिति होती है तो उस समय क्या होता है, ये रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, और इसको खड़ा करने का कार्य जो है वो इन पेशियों के प्रभाव से होता है। किसके कारण? इरेक्टर पिलाई पेशियों के कारण। और ये जो रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं, इस स्थिति को कहते हैं क्यूटिस एंसेराइना। क्यूटिस एंसेराइना, रोम के खड़े होने की जो स्थिति है, इस स्थिति को क्यूटिस एंसेराइना कहा जाता है। और जो ये रोम गति करते हैं, तो रोमों की गति है उसको प्रभावित कौन करता है? एक तो एड्रेनलिन हार्मोन, इनके द्वारा इनका नियमन होता है। एड्रेनलिन व तंत्रिका। तो ये रोमों की गति एड्रेनलिन व तंत्रिकाओं दोनों से प्रभावित होती है। दोनों से प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो इसमें रोम भाग है त्वचा के व्युत्पन्न में, वो कंप्लीट होता है।